नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम संविधान के आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। और ये अनुच्छेद जो आपका 368 है उसका ही पार्ट है। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की संसद को शक्ति देता है और उसी शक्ति के अंतर्गत संविधान के आधारभूत ढांचा जैसे शब्द या वाक्य का पहली बार प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। तो अनुच्छेद 368 के संबंध में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज हम पहले समझ लें संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, क्योंकि इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और प्री के क्वेश्चंस तो इससे प्रायः एक नए क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनता ही बनता है, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की, आईएएस की, आरओ, एआरओ, सब इंस्पेक्टर, आपका किसी भी कोई भी लेखपाल, पटवारी, कोई भी परीक्षा अगर हिंदुस्तान में कि कराई जाती है और संविधान से प्रश्न आता है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आधारभूत ढांचे पर, मूलभूत ढांचे पर प्रश्न आ जाता है। इस पर मैंने आप स्क्रीन में देखिए, मैंने 4 केसेस के बात किया है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 24 संविधान संशोधन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आपने कभी न कभी ये इन शब्दों को अनिवार्य रूप से सुना होगा। अब मैं इस पर चर्चा से शंकरी प्रसाद केस आया था, मैं जजेस बता देता हूं। इसमें 5 जज को बैठे थे और सुनवाई कर रहे थे। स्क्रीन में देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसमें इन्होंने डिसीजन देते समय कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, यानी कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात किया कि पार्लियामेंट संशोधन का अधिकार संसद पार्लियामेंट को लगा दिया। कहा मामले में रहे पीठ थी, खंडपीठ पीठ बैठी 11 उन्होंने कहा कि मूल अधिकार में बदलाव कर सकती, यानी नहीं कहा, लेकिन ये कहता कि में बदलाव नहीं किया। जहां कोई भी नहीं भाई कि मूल अधिकार का कोई नुकसान हो, अगर ऐसा किया जाता है तो उस विधि शून्य होगा। उदाहरण बनाकर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कह दिया कि संसद को फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद जब यह मामला आया तो तुरंत उस समय तत्कालीन सरकार ने 24th अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1971 प्रस्तुत कर दिया। इसमें क्या कह दिया कि संसद अनुच्छेद 13 एवं 68 में भी संशोधन कर सकती है और इससे संसद को मूल अधिकारों का संशोधन का अवसर मिल गया। जब आप संसद को अनुच्छेद 13 का बदलाव करने का, 13 में संशोधन करने का अधिकार है तो फिर मूल अधिकार तो स्वतः ही में चेंज करने का अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि गोलकनाथ ने कहा था क्योंकि अनुच्छेद 13 में लिखा है ऐसी कोई विधि जो कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करती है वो विधि शून्य हो जाएगी। लेकिन 24th में संसद ने पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 13 पर भी संसद का कंट्रोल है, संसद अनुच्छेद 13 को ही चेंज कर सकता है। तो स्वतः ही वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो आदेश है वो एक प्रकार के डिलीट हो जाएगा या चलन से बाहर हो जाएगा। जब ये 24 संविधान संशोधन हुआ उसके पश्चात एक नया केस 2 साल बाद ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आ गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने यह साफ कह दिया कि संसद को, उसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस को पलट दिया और कहा संसद को मूल अधिकार में कमी करने, कुछ निकालने, एब्रिज एंड टेकन अवे, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द एब्रिज एंड टेकन अवे का अधिकार है।
बशर्ते वह संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान न पहुंचाता हो। अब देखिए, एक नया वर्ड दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कभी भी प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा कि सबसे पहले मूलभूत ढांचे के शब्द का इस्तेमाल कब किया था और किस मामले में किया गया था, तो आप बोलेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसको कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोगों ने पूछा, उस समय सुनवाई के दौरान पूछा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ बैठी थी, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्री के साथ साथ मेंस और मेंस के साथ साथ प्री के अभ्यर्थी, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पहली बार इतिहास की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 सदस्यीय खंडपीठ बैठी थी, जिसमें 13 जजेज बैठे थे और इस केस की सुनवाई के लिए उन्होंने कहा संसद को मूल अधिकार में कमी करने, कुछ निकालने का अधिकार है, बशर्ते वह संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान न पहुंचाता हो। उन्होंने इसी केस में कुछ केसेस बताए, कुछ मामले बताए, कुछ संविधान के तत्व बताए, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारे आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुनवाई के दौरान कहा गया कि क्या ये अंतिम है, केवल इतने ही हैं पूरे संविधान में, आर्टिकल 1 से लेकर 395 के बीच में जो आप चिन्हित कर रहे हैं, कि क्या केवल इतने ही हम बेसिक स्ट्रक्चर मान लें, इसके अलावा कुछ भी चेंज कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये केवल मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आए हुए प्रकरण पर मैं इसको चिन्हित कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त समय समय पर जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के समय आएगा, उनके समक्ष आएगा और कोई मामले पर उस समय सुप्रीम कोर्ट देखेगी और कोई भी इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी विशेषता घट सकती है, बढ़ सकती है। ये लिस्ट अंतिम नहीं है। अब आता है कि उन्होंने केशवानंद के मामले में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर दिए थे और कहा था कि हमारा मूलभूत ढांचा है, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा। और यहीं से शुरू हो गई जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो हमने पहले पार्लियामेंट को सुप्रीम बताया था शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ में। यहीं से सब निकल आया कि हमारी संसद को संविधान के किसी भी, हमारे संसद को संविधान के किसी अनुच्छेद में एब्रेज टेकन अवे करने का अधिकार है, बशर्ते वो मूलभूत ढांचा ना हो। अब बात आती है केशवानंद भारती मामले में कौन कौन से उन्होंने मूलभूत ढांचा बताया 1973 में। नंबर 1, उन्होंने कहा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहे, जब हम सुनवाई करेंगे और लगेगा कि संविधान की श्रेष्ठता का क्षरण हो रहा है या कोई संस्था संविधान को क्षरण कर रही है, तो उस दशा में वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा कानून। दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्तियों में पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। उन्होंने कहा तीनों के काम को अलग कर दीजिए, तीनों को एक दूसरे पर गड्ढा मत करिए। जुडिशरी का काम है न्यायिक पुनरावलोकन करना, जुडिशियल रिव्यू करना, और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना। ध्यान रहे, कानून को लागू नहीं करेगी आपके लेजिस्लेशन, और एग्जीक्यूटिव कानून बनाने नहीं लगेगी, और साथ ही साथ जुडिशरी कानून बनाना और कानून लागू करने का काम नहीं करेगी, वो केवल रिव्यू करेगी। तीसरा, उन्होंने कहा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हमारा अगर गणतंत्र डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है तो वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। फेडरलिज्म की बात किया, उनका फेडरल कैरेक्टर को नुकसान पहुंचेगा तो हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडियन या फ्रीडम ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर जाते हैं वो इसी को उठाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को उठाया जाता है कि इससे कहीं व्यक्ति की गरिमा को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू साइलेंस, राइट टू डेथ, ये गरिमा को है कि सम्मानजनक तरीके से मरने का भी अधिकार इसको मूलभूत ढांचा के रूप में माना गया है। इसके अलावा पद निरपेक्ष संविधान, सेक्युलरिज्म, प्रभुसत्ता, सोवेरेंटी एंड यूनिटी, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
ध्यान रहे, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम जयनारायण का केस था 1975 में। उसके बाद जब चुनाव हुआ था उसमें यह आरोप लगाया था जयप्रकाश नारायण ने कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना था, हाई कोर्ट ने इसको सही माना था और उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। स्वतंत्र हमारी डेमोक्रेसी के साथ हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हार्मोनी बिटवीन द FR एंड DP, फंडामेंटल राइट DP के बीच हम एक सौहार्द का संबंध रखेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कह दें कि ये तो नॉट जस्टिफेबल है, ये तो न्यायिक निर्णय के योग्य नहीं है, और हम फंडामेंटल राइट को अग्रणी रखें और उसको हम दोयम दर्जा करें। ऐसा नहीं है। हम ये मान चलेंगे नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ावा देता है, इसलिए हम इसकी भी हार्मोनी रखेंगे। यह भी किसी न किसी रूप से बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी, समानता का अधिकार भी हमारे यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू एवरीवन, न्याय सब तक आसान और सहज तरीके से पहुंच सके, यह भी मूल अधिकार है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपके केशवानंद भारती में तमाम ये मामले आए थे। मिनर्वा मिल में जुडिशियल रिव्यू का मामला गया था। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था। उसमें कहा गया था कि आप कुछ भी संशोधन करिए लेकिन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। SR मुंबई 1994 के केस में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल की बात की गई थी, जुडिशरी रिव्यू की बात की गई थी। तो ऐसे बहुत से माननीय न्यायालय के समस्त केस आए हैं, जिसमें केशवानंद भारती मामला, इंदिरा गांधी नेहरू मामला 1975, मिनर्वा मिल्स केस 1980, SR मुंबई केस 1994। ये मामले ऐसे हैं जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे को इन्होंने इंकित किया है। और ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी भी अनुच्छेद को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर होने के कारण उसको विधिशून वॉइड घोषित कर सकता है। ये स्पष्ट है कि संसद हमारी सर्वोच्च है। संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद को परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कोई अन्य अधिकार हो, बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने लिस्ट दिया है और जो मैंने बताया है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर रखा है। इसके अलावा भी कहा है कि यह सूची अंतिम नहीं है। जब कोई नया केस मामला आएगा उस समय हम पुनः विचार करेंगे कि क्या भारतीय संविधान का कोई ऐसा भी अनुच्छेद है, कोई ऐसा भी तत्व है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो उस समय लगेगा तब हम तत्समय ही इस पर विचार करेंगे। तो आज का ये आपका एक छोटा वीडियो संविधान का आधारभूत ढांचे पर था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। लगातार मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके समझ प्रस्तुत करता रहूंगा। फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर रहे हैं, बच्चों को शेयर करें। चूंकि बच्चों को इसलिए शेयर करें, इस पर केवल ज्ञानवर्धक, करियर ओरिएंटेड प्रतियोगी परीक्षाओं का ही केवल विषय आएगा। अन्य कोई विवादास्पद विषय जिसमें अलग अलग मत हो, ऐसा कोई विषय नहीं लिया जाएगा। ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समझ प्रस्तुत करता रहूंगा, इसलिए इसको तेजी के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझ में इतनी ऊर्जा मुझे मिलती रहे, मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। यदि आप इसे ओवरलुक करेंगे तो इससे आम जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब निर्धन, जिन तक विभिन्न बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं की पहुंच नहीं है, उनके पास इतना धन नहीं है, वो केवल यूट्यूब, अन्य माध्यम, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ सकते हैं, निःशुल्क प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। उनको ये अवसर आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ये अवसर मिले, इसलिए आप इसको प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं संविधान के किसी अन्य विषय पर आपसे मिलूंगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आज 25 तारीख है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मात्र 3 दिन बाकी हैं। महिलाओं और अन्य से मेरा विशेष अनुरोध है कि महिलाएं भी इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से बैठें, चूंकि इसमें उनके लिए भी 7 पद है। और मेरा यह अनुभव है विभिन्न AR की परीक्षाओं का जो मैंने एनालिसिस किया है, सबसे न्यूनतम मेरिट महिलाओं की जाती है। अगर वो 500 में 180, 200 नंबर लाने की समर्थता रखती हैं,
तो वो इस परीक्षा को जरूर पढ़ें। अगर उन्होंने कभी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी पढ़ रखा है तो इस परीक्षा को जरूर दें। रही बात आपकी अकाउंट्स की, वित्तीय नियमों की, यह विषय सबके लिए समान रूप से रहता है। इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं है इस परीक्षा पे, इसलिए आपका अगर फोकस सामान्य अध्ययन अगर हिंदी पर रहा है तो इस परीक्षा को जरूर दें। आपका मैं वित्तीय और लेखा नियमों के संबंध में तैयारी भी करा दूंगा, जिससे कि आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हो सके। आप परीक्षा में उस समय तत्समय आप परीक्षा में बैठते हैं नहीं बैठते हैं, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आज की तिथि में फॉर्म भरने का है। अगर आप फॉर्म भरने से चूक गए तो आप चाह कर भी यह परीक्षा जब होगी तब आप दे नहीं पाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर के डाल दिया है तो उस समय जब भी परीक्षा होगी उस समय आपको निर्णय लेने का आसानी रहेगी कि मैं परीक्षा देने जाऊं या न देने जाऊं। अगर आपने फॉर्म भरा ही नहीं तो सीधी सी बात है, परीक्षा देना ही नहीं है। इसलिए फॉर्म जरूर भर लें अपने। और एक महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भर लीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र और एनओसी की कोई अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले फॉर्म भरिए, एनओसी और अनुभव प्रमाण पत्र जब आयोग मांगेगा तब आप भिजवाइएगा। बस पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद अन्य के बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।